everyone, how are you all? I'm Dr. Meenu Dalal, as you all know, and my YouTube channel is Shaping Minds Meenu. मैं यहाँ पर सोशोलॉजी, GC नेट एग्जामिनेशन, DSSB, HTET एंड RPSC, मेन बात ये है कि जहाँ जहाँ पर आपका आता है सोशोलॉजी सब्जेक्ट, तो उस चीज़ के लिए आप मेरे चैनल पे आके प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट है सोशोलॉजी। इसी के साथ पेपर 1 मैं ट्राई करूँगी कि मैं पेपर 1 से रिलेटेड भी वीडियोस जल्दी से जल्दी डालूँ। और इसी के साथ अभी HTET एग्जामिनेशन आने वाला है, आप सभी को पता है, तो उसमें भी PGT सोशोलॉजी का एग्ज़ाम होता है। और इसी के साथ जो पेपर 1 कॉमन आता है उसकी प्रिपरेशन भी मैं आपको ज़रूर कराऊँगी। तो बिल्कुल फ्री है चैनल पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरा कोई अलग से और एप्लीकेशन है, ना मेरे पेड कोर्सेज हैं। आपको सिर्फ मेरे चैनल पे आना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है इफ़ यू लाइक माय वीडियोस। तो मैं ट्राई करूँगी कि छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू हम मैक्सिमम चीज़ों को याद कर पाएँ और जो एक तरह से कह सकते हैं हम लेसन है वो बोरिंग भी ना हो। सो टुडे वी लर्न अबाउट वेरी फेमस थिंकर, दैट इज़ कार्ल मार्क्स। लेट्स स्टार्ट। तो हम आज पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। आप लोगों को पता है जो कार्ल मार्क्स हैं वो बिलोंग करते थे जर्मनी से और इनका जन्म हुआ था, आपको विजिबल है बोर्ड? इट्स विजिबल एंड ऑडिबल? थैंक यू। 5 मई यानी 5 मई एंड 1818 में कार्ल मार्क्स जो है वो पैदा हुए थे। अब आगे देखते हैं। जो कार्ल मार्क्स थे बेसिकली क्या था कि वो बहुत ज़्यादा नॉट वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ। जो कार्ल मार्क्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे अपनी लाइफ में। उसका रीज़न ये है कि वो ऐसा देखते थे सोसाइटी में कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। जिसका सबसे पहले आता है जो कार्ल मार्क्स बात करते हैं वो है एलियनेशन के बारे में। ओके, कार्ल मार्क्स बात करते हैं एलियनेशन। एलियनेशन देखिए क्या होता है। एलियनेशन होता है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए किसी भी चीज़ को लेके, परेशान हो जाए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से परेशान हो जाए, अपनी लाइफ से परेशान हो जाए, तो उसमें एक तरह का क्या आ जाता है, लोनलीनेस उसमें स्टार्ट हो जाती है। यानी वो इंसान क्या अकेले रहना पसंद करता है, अलोन। इसी को बोला जाता है एलियनेशन। यानी जो सोसाइटी है उससे बिल्कुल अलग थलग अपने आप को फील करना, ऐसा महसूस करना कि कोई भी मेरे साथ नहीं है, मेरी लाइफ को इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है मेरी लाइफ में, यानी इतना यूज़फुल नहीं है, कुछ भी मैं अपनी लाइफ में ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। तो देखिए सबके साथ होता है, स्टूडेंट्स भी कई समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स किसी और तरह का प्रेशर बनाते हैं। पेरेंट्स समटाइम्स बच्चों को बोलते हैं कि आप ना डॉक्टर बन जाओ। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं IAS बनने के लिए। लेकिन मान लीजिए बच्चा बनना चाहता है फोटोग्राफर, लेकिन क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो डॉक्टर या IAS ऑफिसर बने, तो वो अपनी ये जो उसका जो एक ड्रीम था फोटोग्राफर बनने का, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है इन सब चीज़ों में। तो धीरे धीरे इंसान में एलियनेशन आना स्टार्ट होता है, यानी अकेलापन। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था एलियनेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक एलियनेशन मीन्स एलियनेटेड फील करना, जो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया ऑलरेडी। नेक्स्ट इज कैपिटलिज्म। जो कार्ल मार्क्स थे वो कैपिटलिज्म को ही मेन मानते थे कि कैपिटलिज्म की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो क्या ऑल प्रॉब्लम्स ओनली बिकॉज ऑफ कैपिटल। वो ऐसा मानते थे कि सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो सब कैपिटलिज्म की वजह से आ रहे हैं। कैपिटल ही हर चीज़, हर प्रॉब्लम का बेस है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कैपिटल की वजह से ही क्या हो रहा है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो इस तरह की चीज़ों की बातों करते थे। तो क्वेश्चन आता है कई बार यूजीसी एग्जामिनेशन में कि जो कार्ल मार्क्स हैं वो किस चीज़ को मेन रीज़न मानते थे। तो वो मानते थे हर चीज़ को कैपिटलिज्म, कि कैपिटलिज्म जो है, कैपिटल जो है वही रीज़न है हर प्रॉब्लम का। नेक्स्ट
इस कैसे देखिए इसको समझते हैं। इसमें क्या आता है फिर सोसाइटी में आता है क्लास पोलराइजेशन। देखिए क्लास पोलराइजेशन क्या होता है कि लोग पुअर होते हैं या रिच होते हैं, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने पुअर लोगों के लिए जो वर्ड यूज किया वो था प्रोलिटेरिएट, एंड रिच लोगों के लिए जो उन्होंने टर्म यूज की वो थी बुर्जुआस। ये टर्म उन्होंने यूज की थी रिच पीपल के लिए। उन्होंने कहा कि जो क्लास पोलराइजेशन है उसका मतलब ये है कि सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं, रिच एंड पुअर। यानी एक साइकिल चलता रहता है रिच एंड पुअर लोगों के बीच में। जो रिच लोग हैं वो पुअर लोगों को क्या करते हैं, वो उन्हें सप्रेस करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाते हैं, उनका मिसयूज़ करते हैं। इस तरह की बात करते थे कार्ल मार्क्स। इसीलिए वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्या था, अप एंड डाउन्स की सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आपको समझ में आया कि क्लास पोलराइजेशन यही होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉपराइजेशन एंड व्हाट इज बुर्जुआइजेशन। देखिए फर्स्ट टर्म है पॉपराइजेशन। देखिए पॉपराइजेशन में क्या होता है कि एक पूरा साइकिल है। जो लोग गरीब होते हैं वो और ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने टर्म की यूज़ की थी पुअर becomes more poor। उन्होंने बोला जो पुअर है वो और ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने टर्म एक और यूज़ की, दैट इज बुर्जुआइजेशन। इसका मतलब क्या था, मे भी हो सकता है स्पेलिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई होप ये ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बुर्जुआइजेशन में क्या होता है कि जो रिच है, रिच पीपल बिकम रिच डे बाय डे। उन्होंने बोला जो रिच लोग हैं ना वो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पुअर लोगों को कि वो और ज़्यादा रिच पीपल रिच होते चले जा रहे हैं, अमीर और ज़्यादा अमीर होते हुए चले जा रहे हैं, और जो गरीब है दूसरी तरफ वो गरीब होता चला जा रहा है। इसे बोला पॉपराइजेशन एंड बुर्जुआइजेशन। यानी जो सोसाइटी में बुर्जुआज है वो अपनी जो उनकी सिचुएशन है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करके। नेक्स्ट है इसी में कि प्रोलिटेरिएट एंड बुर्जुआज। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रोलिटेरिएट वो होते हैं जो पुअर लोगों के लिए उन्होंने टर्म यूज़ की, एंड बुर्जुआज जो रिच पीपल हैं सोसाइटी में। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फॉल्स कॉन्शियसनेस एंड ट्रू कॉन्शियसनेस। व्हाट इज दैट? देखिए फॉल्स कॉन्शियसनेस। व्हाट इज फॉल्स कॉन्शियसनेस? फॉल्स कॉन्शियसनेस देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, है ना, जिसको बोला जाता है MNCs। आप किसी भी MNCs में काम करते हैं, MNCs फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। उसमें देखिए क्या होता है, उसमें मान लीजिए आपसे जो काम कराया जाता है, आपकी जो भी सैलरी है, फॉर एग्जांपल अगर पर मंथ, जस्ट फॉर एग्जांपल इतनी कम नहीं होती है, जस्ट फॉर एग्जांपल चलो एक बड़ा ही एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी सैलरी है 50,000 पर मंथ, ठीक है। पर मंथ आपकी सैलरी कितनी है? 50,000। इसमें क्या होता है, जो ये कंपनीज होती हैं वो आपसे एक्स्ट्रा वर्क कराती हैं, आपको और भी ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, और बदले में जब आप उन प्रोजेक्ट्स को, जो आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ये क्या करते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स देते हैं। प्रोजेक्ट्स क्या होता है? प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है
उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए उस कंपनी का काम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस के लिए बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करें, तो ये क्या हो गया, ये एक सेलिंग मार्केट टाइप हो गया कि आपको उनका प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट ही हो, यानी उनकी जो कंपनी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लें, उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करें, इस तरह की चीज़ें। तो हम इसको एक प्रोडक्ट की तरह से समझ लेते हैं, वो ईजी होगा एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्रोजेक्ट है कि आपको मोबाइल फ़ोन्स ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं। मोबाइल फ़ोन सेल करते हैं, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी है उसके लिए रेवेन्यू लेके आना है। तो वो कैसे आएगा, जब आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से सेल आउट करेंगे, ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और बड़ी बड़ी अदर कंपनीज भी उसमें इन्वेस्ट करेंगी, तो क्या होगा, आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अलग अलग लोग अगर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे या इन्वेस्ट करेंगे उसमें, तो उससे क्या होगा, MNCs को प्रॉफिट मिलेगा। जब MNCs को प्रॉफिट मिलता है तो बदले में क्या करते हैं, आपको 50,000 जो आपकी पर मंथ सैलरी है वो तो मिलती ही है, लेकिन उससे अलग आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है, उससे अलग आपको क्या मिलते हैं, इंसेंटिव्स। अभी लोग क्या सोचते हैं कि देखिए हमारी कंपनी कितनी अच्छी है, हमें 50,000 पर मंथ सैलरी तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं, हमें पर्क्स मिलते हैं, पर्क्स इन द सेंस कि अलग कुछ गिफ्ट्स मिल जाएंगे, आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपको फ़्लाइट का पे भी कंपनी करेगी खुद की तरफ से। तो इंसान क्या सोचता है, वो ये उसका फॉल्स कॉन्शियसनेस है, उसको ऐसा लगता है कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो कंपनी वो हमें बहुत ज़्यादा दे रही है, बहुत ज़्यादा पे ऑफ कर रही है हमारी सैलरी से अलग भी, तो ये उसका फॉल्स कॉन्शियसनेस है। फॉल्स कॉन्शियसनेस कैसे है, देखिए इसको समझिए। आप ये नहीं देख रहे कि आप अपनी कंपनी को कहीं ना कहीं 2 करोड़ का आप अपनी कंपनी को प्रॉफिट लेके आ रहे हैं, तब जाके आपकी कंपनी जो है वो आपको बदले में कुछ पर्क्स, कुछ इंसेंटिव्स, मान लीजिए 10,000 आपको दे दिया अलग से, ठीक है, तो ये होते हैं आपको एक तरह से बहकाने वाली चीज़ें, इसको बोला जाता है फॉल्स कॉन्शियसनेस, क्योंकि आप ये नहीं देख रहे कि बदले में आपने अपनी कंपनी को सिर्फ एक ही पर्सन ने 2 करोड़ का प्रॉफिट दिलवाया है। तो देखिए कहाँ 2 करोड़ एंड कहाँ छोटे मोटे पार्ट्स, तो इसी को बोला जाता है फॉल्स कॉन्शियसनेस, जिसमें इंसान ऐसा सोचने लगता है कि उनको उनकी सैलरी से अलग भी बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि बदले में वो आपसे कितना ज़्यादा काम करवा रहे हैं। और अब देखिए, तो ये था फॉल्स कॉन्शियसनेस, यही तरीका होता है क्या, एक्सप्लॉयटेशन का, कि आपको एक्सप्लॉइट करा जाता है और आपको समझ में भी नहीं आता कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। फिर जब फॉल्स कॉन्शियसनेस इंसान में धीरे धीरे उसको ये समझ में आने लगे कि अरे हमने कंपनी को इतना प्रॉफिट दिलाया, बदले में हमें यही चीज़ें मिली, तब धीरे धीरे उसका स्टार्ट होता है ट्रू कॉन्शियसनेस। ट्रू कॉन्शियसनेस भी इसी में है, ट्रू कॉन्शियसनेस। देखिए ट्रू कॉन्शियसनेस क्या है, जब आपको ये समझ में आने लगे कि आप बहुत ज़्यादा पे ऑफ कर रहे हैं और आपको रिटर्न में बहुत कम मिल रहा है, यू आर पेइंग मोर एंड यू गॉट लेस इन रिटर्न, यानी आप बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं लेकिन आपको बदले में बहुत कम चीज़ें मिल रही हैं। जब आपके दिमाग में ये चीज़, आप इस चीज़ के लिए को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं ना कि अरे हमारे साथ गलत हो रहा है, उस फीलिंग को बोला जाता है ट्रू कॉन्शियसनेस। अब देखिए इसमें ट्रू कॉन्शियसनेस और फॉल्स कॉन्शियसनेस के बाद क्या होता है, जो भी पुअर क्लास है यानी प्रोलेटेरियट्स हैं, वो कहीं ना कहीं अवेयर होने लगते हैं। इसी से जो कार्ल मार्क्स का है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक निकल के आता है, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्लास इन इट सेल्फ। अब दूसरा है क्लास फॉर इट सेल्फ।
देखिए क्लास इन इटसेल्फ कब आता है, जब उसे फील होने लगे, उसका फॉल्स कॉन्शियसनेस ख़त्म होने लगे, उसे फील होने लगे कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो पहले इंसान क्या होता है, क्लास इन इटसेल्फ होता है कि अरे ठीक है, हमें तो सैलरी भी मिल रही है। इंसान ऐसा सोचता है ना कि हमें, वो फॉल्स कॉन्शियसनेस में होता है इस स्टेज में, सैलरी प्लस इंसेंटिव्स, कि वो इस टाइम क्या है, क्लास इन इटसेल्फ, यानी जब उसे सैलरी प्लस इंसेंटिव्स मिल रहे हैं तो उसे समझ नहीं आ रहा है, उसे ऐसा लग रहा है सब कुछ ओके है। लेकिन धीरे धीरे वो शिफ्ट होता है, जब उसका फॉल्स कॉन्शियसनेस ख़त्म होता है एंड ट्रू कॉन्शियसनेस जब स्टार्ट होता है, तब आता है क्लास फॉर इटसेल्फ, कि अब हमें फाइट करनी है, हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारे को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। मान लीजिए आपको 8 आवर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 8 आवर्स आपका जो जॉब टाइम है वो है, ठीक है, उसके बदले में आपको मिल रहे थे 50,000। लेकिन कंपनी क्या करती है, समटाइम्स आपसे काम ज़्यादा करवाती है, 8 आवर्स की जगह वो उसको कर देंगे 10 आवर्स, लेकिन अभी भी आपको सैलरी कितना मिल रहा है, 50,000 ही मिल रहा है। तो आप ज़रा सोच के देखिए, यहाँ पे 2 आवर्स प्लस हो गए, तो जो 2 घंटे का आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, आपके ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड है, उसके बदले में भी तो आपको सिर्फ 50,000 ही मिल रहा है। और इसके साथ जो आप प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं कंपनीज़ के लिए, तब स्टार्ट होता है क्लास फॉर इटसेल्फ, यानी जो प्रोलेटेरिएट है वो खुद के लिए फाइट करना स्टार्ट करता है। क्लास फॉर इटसेल्फ यानी खुद के लिए वर्ग बनाना, खुद का कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं, समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। तो ये है क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। तो ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, पीजीटी सोशियोलॉजी में, एचटेट में, DSSP में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वो आपको एक सिचुएशन दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि आप ये बताइए ये क्लास इन इटसेल्फ है या क्लास फॉर इटसेल्फ है। तो हमेशा याद रखिए, पहले क्लास इन इटसेल्फ होता है जब वो फॉल्स कॉन्शियसनेस में जी रहा होता है, जब उसको अवेयरनेस आती है तब बनता है क्लास फॉर इटसेल्फ। फॉर इटसेल्फ यानी खुद के लिए फाइट करना। सो दिस इज अबाउट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। जो कार्ल मार्क्स थे, वो क्या थे, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट, ठीक है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट वो लोग होते हैं जो ऐसा मानते हैं कि सब कुछ जो भी हैपनिंग हो रही है, जो भी घट रहा है सोसाइटी में, वो सब इकोनॉमी की वजह से है, यानी हर चीज़ का रीज़न इकोनॉमी है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म इसी को बोला जाता है, जब जहाँ पर मनी से रिलेटेड बात हो, मनी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया जाए, यानी पैसों की वजह से ही, कैपिटल की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। तो मैंने आपको बताया ना, देखिए पूरा जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसमें आपने ध्यान दिया होगा, कंप्लीटली कैपिटल, मनी, इकोनॉमी, इसी के बारे में बात हो रही है, पैसों से रिलेटेड बात हो रही है, रिच एंड पुअर की बात हो रही है। तो जो कार्ल मार्क्स थे वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट थे, यानी इकोनॉमी को ज़्यादा फोकस करते थे, मनी पे ज़्यादा फोकस करते थे। उन्हें ऐसा लगता था सब कुछ पैसे की वजह से हो रहा है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है बिकॉज ऑफ मनी। तो वो ये चाहते थे कहीं ना कहीं सोसाइटी में इक्वालिटी आनी चाहिए, ये जो बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट का ये जो खेल है ये ख़त्म होना चाहिए और सभी लोगों को एक इक्वल लाइफ मिलनी चाहिए। उनका ऐसा सोचना था, बट हम सबको पता है दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ऐसा नहीं हो पाएगा कि सभी लोग इक्वल हो। नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट क्लास स्ट्रगल। तो क्लास स्ट्रगल बहुत ही ईजी है। देखिए क्लास स्ट्रगल मैंने आपको ऑलरेडी उसमें हिडन ही था, वो मैंने जो एक्सप्लेन किया क्लास इन इटसेल्फ, क्लास ऑफ फॉर इटसेल्फ, कि जब आप में आ जाती है अवेयरनेस, जब आप अवेयरनेस हो जाते हैं, अवेयरनेस किस में आती है, प्रोलेटेरिएट में। प्रोलेटेरिएट वर्ग जो है वो जब अवेयर हो जाता है कंप्लीटली, तो क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, यानी खुद के लिए फाइट करना, तो इसे बोला जाता है क्लास स्ट्रगल। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्ल मार्क्स की बुक। कार्ल मार्क्स की 3 बुक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कार्ल मार्क्स की बुक है,
Karl Marx books. Number 1 is Holy Family. ये जो बुक कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, ये लिखी थी 1844 में. क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, आप लोगों को अच्छे से पता है. अभी जो रिसेंटली अगस्त में एग्ज़ाम हुआ है 23 अगस्त को, उस वक्त क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी गई है. तो क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, आ सकती है ये एग्ज़ाम में. नेक्स्ट इज़ दास कैपिटल. ये जो बुक है ये कार्ल मार्क्स की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, दैट इज़ दास कैपिटल. यानी जो कार्ल मार्क्स है वो वही बुर्जुआज एंड प्रोलेटेरिएट के बारे में इसमें बात करेंगे. तो ये उन्होंने लिखी थी 1867 में. नेक्स्ट बुक इज़ नंबर 3 इज़ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. ये बुक कार्ल मार्क्स ने लिखी थी 1848 में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्ल मार्क्स. बाकी अगर आप डिटेल में कार्ल मार्क्स को और अच्छे से समझना चाहते हैं, उनकी थ्योरी, उनके कॉन्सेप्ट्स को रीड करना चाहते हैं, मैंने कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी बनाए हुए हैं. एक मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है कार्ल मार्क्स के बारे में, आप उसको भी जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे. तो आप लोग, आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा. हॉली फैमिली 1844, दास कैपिटल 1867 एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी बुक है जो 1848 में उन्होंने लिखी थी. तो आज बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैक्स वेबर से रिलेटेड. तो आई होप आप लोगों को मेरा जो मैंने टीच किया है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, आपको वो समझ में आया होगा. तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, नॉलेजेबल अगर आपको लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल शेपिंग माइंड्स वीनू. थैंक यू सो मच.